देन बात करते हैं शेयर इश्यूज। शेयर दो तरीकों से इशू किए जा सकते हैं, एक इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं। Any equity share normally, an equity share normally known as ordinary shares. Normally ordinary shares होते हैं आपके business में. It is a part of ownership where each member is a fractional ownership and initiates the maximum entrepreneurial liability relating with the trading concern. अब यहाँ पे ये इक्विटी शेयर्स जब भी इशू होते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स अटैच्ड होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि जब ये इशू होते हैं तो आपका कंपनी में राइट आ जाता है, आप कंपनी के पार्ट ऑफ ऑनर बन जाते हो। जितने परसेंटेज टोटल का जितना परसेंटेज आपके पास शेयर्स हैं, आप उतने परसेंटेज ऑनर हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर? और these types of shareholders in any organization possesses the right to vote, और आप इस सिचुएशन में वोट भी कर सकते हैं। जब आपका सफिशिएंट एक 1 और 2% वोटिंग राइट आ जाता है तो वहां पे आप वोट भी कर सकते हैं। क्योंकि जब प्रोजेक्ट्स आते हैं कि प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट सी है, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा ज्यादा फिजिबल है, तो वहाँ पे वोटिंग राइट आ जाता है कि यहाँ पे जिस प्रोजेक्ट के ज्यादा वोटिंग राइट्स वोटिंग होंगे, ज्यादा वोट्स होंगे, वही प्रोजेक्ट हम इन्वेस्ट करेंगे। डन। यहाँ पे कुछ बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स की। इक्विटी शेयर्स डू नॉट क्रिएट एनी ऑब्लिगेशंस टू पे अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। सबसे पहली बात होती है जब आप इक्विटी शेयर्स परचेज कर लेते हैं तो आपका बेनिफिट दो प्रायोरिटी, आप कंपनी के ओनर्स बन जाते हैं अप टू दैट परसेंटेज एंड आपके पास वोटिंग राइट आ जाता है। यहाँ पे आपका एडवांटेज ये है कि अभी फॉर द टाइम बीइंग एकदम से आपको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही पैसे जनरेट होते जाएंगे आपको वो अमाउंट डिविडेंड का मिलता जाएगा। Equity shares can issue without creating any charge over the assets. यहाँ पे इक्विटी शेयर्स हम जब क्रिएट करते हैं तो हमें किसी भी किस्म की कोई भी एसेट्स को कोलेटरल सिक्योरिटीज के लिए रखने की जरूरत नहीं पड़ती। Then it is a permanent source of capital and company has to repay it except under liquidation. ये एक परमानेंट सोर्स है कि आपने ये सोर्स जनरेट कर दी और यहाँ से आपने पैसा कलेक्ट कर लिया, अब कंपनी रीपे कर देगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर जब आप सोल्ड करना चाहें तो दूसरे को सोल्ड करना, फिर दूसरा मेंबर बन जाएगा, फिर तीसरे को सोल्ड कर दें, वो तीसरा और उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन जाएगा। अनटिल एंड अनलेस हमें जल्दी नहीं होती कि आज ही पैसे पे करना है। इक्विटी शेयर्स में कोई जल्दी नहीं होती कि आज ही पैसा पे करना है, उसका हम पे करते हैं पैसा जब लिक्विडेशन की बात आती है। क्लियर? जब कंपनी वाइंड अप होने वाली होती है तब हम अपने सारे शेयर होल्डर्स को रिटर्न पैसे दे देते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी हु हैव वोटिंग राइट्स। ये वो एक्चुअल शेयर होल्डर्स हैं जिनको टाइमली बेसिस पे किसी किस्म का कोई डिविडेंड नहीं चाहिए, इनका ओनरशिप होता है, वही बहुत बड़ी बात होती है। क्लियर? इनका वोटिंग राइट होता है, वही बड़ी बात होती है। और दूसरी बात, ये जो अपना पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हैं वो एकदम से नहीं निकालते, ये तभी ये निकालते हैं जब कंपनी डिसॉल्व होने वाली होती है। क्लियर? अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लेते हैं। एज इक्विटी कैपिटल कैन नॉट बी रिडीम, देयर इज अ डेंजर ओवर कैपिटलाइजेशन। क्योंकि इक्विटी, बार बार मैंने बात की, क्योंकि इक्विटी कैपिटल रिडीम नहीं होता, इसकी वजह से वो कैपिटल बढ़ता ही जाता है। आज 1 लाख है, आज 1 लाख चल रहा है, आगे हमने शेयर्स इशू किए, लोगों ने शेयर्स परचेज किए, अब ये 1 लाख 5 लाख में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? अब ये ऑर्गेनाइजेशन की नेटवर्थ 5 लाख हो गई। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने दोबारा इश्यूज किए, दोबारा परचेज की, तो ये अब 10 लाख की तरफ चली गई। तो अब ये वापस पीछे नहीं आ सकती, ये ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाती है, आगे बढ़ती जाती है। क्लियर? हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। Equity shareholders can put obstacles for management by manipulation and organizing themselves. अब यहाँ पे क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स एजेंसी प्रॉब्लम आ गया। सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स कहते हैं कि हमने जो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसको मैनेजमेंट सही से यूज नहीं कर रही, सही से यूटिलाइज नहीं कर रही,
वो बाजार कह रही है कि 10% प्रॉफिट आया है, लेकिन पीछे उनके पास 15 to 18% प्रॉफिट आया है। क्लियर? During prosperous periods, higher dividends has to be paid, leading to increase the value of shares in the market and leads to speculation. जब बहुत अच्छा टाइम पीरियड चल रहा होता है, जब बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो रहा होता है, तो सबसे ज्यादा डिविडेंड्स हम इन्हीं शेयर होल्डर्स को देते हैं, इन्हीं इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं, ताकि उसकी मार्केट में एक अच्छी वर्थ बन सके, एक अच्छा रिफ्लेक्शन आ सके इस ऑर्गेनाइजेशन का। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर पार्ट एंड पार्शल होते हैं डेट एंड इक्विटी की। इट्स अ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट दैट क्वाज़ी डेट एंड क्वाज़ी इक्विटी, दोनों फीचर्स इसमें शामिल होते हैं, डेट के भी और इक्विटी के भी। Preference shares are the shares in the company that are owned by the people who have a right to receive part of company's profit before the holders of ordinary shares are paid. सबसे पहली बात आ जाती है इसमें कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किसी भी किस्म का वोटिंग राइट नहीं होता। क्लियर? और इसके अलावा इनको जो डिविडेंड पे करते हैं वो पहले करते हैं, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को बाद में पेमेंट करते हैं। क्लियर? अब कुछ एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के। नो लीगल ऑब्लिगेशंस टू पे डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं, हमें देना भी है, बट एनुअल बेसिस पे ना भी दे तो भी चलेगा। इनका एक अमाउंट बन जाता है फिक्स्ड, वो हम बाद में दूसरे ईयर्स में भी दे सकते हैं, मतलब 2 सालों का एक साथ पे कर सकते हैं। इसमें डेट की तरह नहीं होता कि डेट में आपको पीछे प्रॉफिट हो या ना हो, आपको मंथली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे इतना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट पे करना ही करना है। यहाँ पे वो चीज नहीं होती। इम्प्रूव बोरोइंग कैपेसिटी। जब हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर लेते हैं जो, तो हमारे वहां से बहुत सारे फंड्स रेज हो जाते हैं। जब जैसे फंड्स रेज हो जाते हैं तो वो इम्प्रूव कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की मार्केट स्टेबिलिटी को और ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल्स को। No dissolution in control of existing shareholders. Like existing shareholders के पास ownership है, voting right है, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म की ना कोई ownership है और ना ही किसी किस्म की कोई voting right है और ना ही किसी किस्म का कोई control है, क्योंकि जब लिक्विडिटी की तरफ लिक्विडेशन की तरफ जाएंगे, बिजनेस डिसॉल्व होगा और हम पैसे दे रहे होंगे, तो हम प्रेफरेंस शेयर्स को भी पैसे देंगे और शेयर होल्डर्स को भी पैसे दे रहे होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को पैसे देने के लिए हम अपने एसेट सोल्ड आउट कर लेते हैं, क्योंकि उनका राइट होता है उन एसेट्स पे। प्रेफरेंस शेयर्स का कोई भी शेयर होल्डर्स का कोई राइट नहीं होता उनके एसेट पे, इसीलिए नो डाइल्यूशन इन कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की। सबसे बड़ी बात ये कि हायर रेट ऑफ डिविडेंड देना पड़ता है नॉर्मल से। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का इतना डिविडेंड नहीं होता, उनके दूसरे बेनिफिट्स होते हैं, यहाँ पे इनको हायर रेट ऑफ डिविडेंड्स देना पड़ता है। डाइल्यूशन ऑफ क्लेम ओवर एसेट्स, लाइक इनके ऊपर ये क्लेम कर सकते हैं कि हमने पैसा नहीं मिला, इसीलिए इनको पहले पैसे दिए जाते हैं, राइट? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जब लिक्विडेशन होती है तो उनको पहले पैसे दिए जाते हैं। ये क्लेम नहीं करते, ये एसेट्स पे क्लेम नहीं करते, लेकिन इनको पहले पैसे दिए जाते हैं। इफेक्ट ऑन क्रेडिट वर्दीनेस। जब एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनरी शेयर्स भी इशू कर रही है, प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर रही है, डेट भी ले रही है, तो उस सिचुएशन में ऐसा फील होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबल नहीं है। इसकी वजह से ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिट वर्दीनेस पे इफेक्ट आता है। देन फर्दर बात करते हैं इंक्रीज इन फाइनेंशियल बर्डन। हमने हाई इंटरेस्ट हाई रेट ऑफ डिविडेंड पे करने की वजह से एक एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन ले लिया है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। फर्दर बात करते हैं डिवेंचर्स की। A long-term security yielding a fixed rate of interest issued by the company and secured against assets. Debentures is a part of debt. जिस तरीके से हम कहीं से लोन लेते हैं और अपने एसेट्स बीइंग अ कोलेटरल सिक्योरिटी रखवा देते हैं, और उसके बाद हमने डेट ले लिया और टर्म्स एंड कंडीशन से डिसाइड हुआ कि मंथली बेसिस पे आपको इतना कॉस्ट ऑफ
इंटरेस्ट पे करते रहना है। क्लियर? इन केस आप डेट अमाउंट पे नहीं कर सके तो वो हमारे एसेट सोल्ड आउट करके अमाउंट रिकवर कर लेते हैं। क्लियर? बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। डिबेंचर्स प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर द कंपनी विद द इंटरेस्ट। कोई पैसा बंदा वापस नहीं मांग सकता बीच में जब हम उनको इंटरेस्ट कॉस्ट पे कर रहे हैं। क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब मैं किसी को इंटरेस्ट कॉस्ट पे कर रही हूँ तो वो अपना पैसा मुझसे क्लेम नहीं कर सकता अगर मैं टाइमली पेमेंट कर रही हूँ। क्लियर? तो ये सबसे बड़ा एडवांटेजेस है कि जब तक हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं हो जाती तब तक हम अपने पास डिबेंचर्स का ऑप्शन रख सकते हैं। The funds can also boost growth and prove cost effective when compared to other lending options. दूसरे ऑप्शंस देखें, दूसरे सोर्स ऑफ क्रिएटिंग कैपिटल देखें तो उससे ये वाला सेफ है, सिक्योर्ड है, लॉन्ग टर्म है। पेमेंट हमें इंटरेस्ट कॉस्ट पे करना है। ये एक डिसएडवांटेज है कि हमें इंटरेस्ट कॉस्ट पे करना है, जो कि आगे आप सामने देख रहे हैं। ये समझ आ रहा है इंटरेस्ट कॉस्ट पे करना, लेकिन किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है कि कोई प्रेशर नहीं आता एकदम से कि आप पेमेंट कर दें, आप डेट अमाउंट की पेमेंट कर दें। आपको सिर्फ सोचना होता है कि इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे पे करूं। क्लियर? रिस्ट्रिक्ट फ्यूचर एक्सपेंशन। आप किसी भी किस्म की कोई फ्यूचर एक्सपेंशन की तरफ नहीं जा सकते लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि आप पैसा तो लेते हो, बिजनेस में एक्सपेंड भी किया, लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जिनसे हमने डेट्स लिए हैं, जिनसे हमने डिबेंचर्स क्रिएट किए हैं, वो ये कहते हैं कि इस तरह से तो आपका ईयर टू ईयर चलता ही रहेगा। पहले आप पुराना अमाउंट पूरा दे के कट ऑफ कर लें, देन रिन्यू करवा दीजिएगा। ठीक है? यहाँ पे ये चीजें आती हैं जो हमारी फ्यूचर एक्सपेंशन को डिस्टर्ब कर रही होती है, इफेक्ट लेके आ रही होती है। कंट्रोल ऑन एसेट्स में भी लॉस्ट। अब सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि हमने अपने एसेट्स कोलेटरल सिक्योरिटी में रखे हुए हैं, उसकी वजह से हम एसेट्स पे अपना कंट्रोल किसी भी पॉइंट पे मिस कर सकते हैं। देन बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज अ कंपनी engaged in business of dealing with financial and monetary transactions such as deposits, loans, investment and currency exchange. Financial institutions वो institution है जिनसे हम डिपॉजिट करवा भी सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और करेंसी एक्सचेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा सबसे जो मेन डिस्कशन का पॉइंट है वो लोन लेना है कि हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं तो सबसे पहले सेफ्टी है कि आराम से सेफ एंड सिक्योर, नीचे आगे बात करूंगी सिक्योरिटी की, सेफ है, सिक्योर है, हमें जितना पैसा चाहिए हम ले सकते हैं और वो हमारे पास डिपॉजिट ही पड़ा रहता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ही, जितना कंज्यूम करना है उतना कर लिया, रिमेनिंग उनके पास सेफ कस्टडी में पड़ा हुआ है। हमारे पास उतनी फिक्र करने की बात नहीं होती जितना हम हार्ड कैश में फिक्र कर रहे होते हैं। कन्वीनियंस है, इजीली अवेलेबल है, आप जाते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज सारी पूरी कर देते हैं और आपको लोन अमाउंट मिल जाता है। सेव्स मनी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट, कि आपका अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट है। अब यहाँ पे किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है कि आप पैसा लेके आ रहे हो और वापस डिपॉजिट करवा रहे हो और कैसे होगा, किस तरीके से होगा, क्या बीच में हैसल्स क्रिएट होंगे, तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मनी इजीली वहां पे सेफ है। सिक्योरिटी हमने अभी डिस्कस कर लिया। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि आपकी जब लॉस का चांस नहीं होता किसी किस्म का, आपके पास सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है तो आपके पास मीनवाइल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ जाती है। अब बात करते हैं इनकी कुछ डिसएडवांटेजेस की। हैवी रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय गवर्नमेंट, बहुत ज्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट शामिल है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में एज अ सोर्स, बीच में मीडिएटिंग गवर्नमेंट शामिल है, और जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है तो हैवी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसकी वजह से डिले हो जाता है। आगे बात करते हैं टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव, क्योंकि इनके एक्स्ट्रा चार्जेस भी होते हैं कि आपको ये लीगल फॉर्मेलिटीज, ये एफिडेविट्स वगैरह सब बनवाने हैं। जब आप ये बनवा रहे होते हो तो आपको थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव पड़ता है। क्लियर? आगे बात करें रिस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड पेमेंट्स, जब आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किसी भी किस्म का कोई भी लोन लेते हैं तो ये रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आप कोई डिविडेंड पे नहीं करेंगे, क्योंकि आप डिविडेंड कैसे पे कर रहे हैं, आपने लोन लिया हुआ है। क्लियर?
लास्ट पॉइंट इज अपॉइंटमेंट ऑफ देयर नॉमिनी ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं आपने हमसे लोन लिया है तो अब ये एक क्लॉज है कि हमारा एक नॉमिनी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर बनेगा। फ्यूचर में ये बात होती है कि हमारी कंपनीज की सारी सीक्रेट्स और सारे स्ट्रैटेजीज पॉलिसीज सारे डिस्क्लोज हो जाते हैं। क्लियर? देन बात करती हूँ यहाँ पे हमारी असाइनमेंट्स की। आई होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा।